हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये जो हमारे संविधान संशोधन की जो सीरीज चल रही थी, उसमें पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किए गए हैं। बात देखें संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और उसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां देती है। अर्थात संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान को शक्तियां देती है कि वो संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सके। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी भी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े हुए कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आज हम यही बात करेंगे कौन कौन से संशोधन हमारे कर दिए गए हैं उनके बारे में। सबसे पहला आता है हमारा संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संशोधन क्या हुआ। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, क्या पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्य को शक्तियां दी गई। क्या किया? राज्य को शक्तियां दी गई कि राज्य ऐसे उपबंध बना सके। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की गई। कानून की रक्षा के लिए क्या की गई? संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। भूमि सुधार और आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए अन्य कानून हैं उनको 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान हमारे पहली संविधान संशोधन में ही जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 31 में 2 नए खंड 31 क और 31 ख जोड़े गए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आधार जोड़े गए। ये थे हमारे लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना और विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने के लिए। तो इनके लिए आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात यदि इनकी वजह से आपके जो हमारे लोक आदेश बिगड़ते हैं, लोक आदेश का मतलब ये है जो लोगों की व्यवस्था बिगड़ती है उसके अंदर, या फिर आप किसी को अपराध करने के लिए उकसा नहीं सकते, या फिर हमारे जो विदेशों के साथ संबंध है आप अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत उन संबंधों को बिगाड़ नहीं सकते। प्रतिबंधों को और अधिक तर्कसंगत बनाया गया और इस प्रकार के नए जो न्याय योजित बना दिया गया, ये सारे प्रतिबंध थे इनको। अब हम बात करेंगे ये जो व्यवस्था की गई थी, ये व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य के द्वारा किसी व्यवसाय और व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि व्यापार और व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो पहला संविधान संशोधन में हमें केवल पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो हमारा 9वीं अनुसूची है इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, जिसमें हमने भूमि से संबंधित जितने भी परिवर्तन थे उनमें उनको डालना उसके अंदर शुरू कर दिया था। फिर बात करें चौथे संविधान संशोधन की, 1955 में हुआ था। अब इसमें क्या संशोधन हुआ? निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले जो भत्ते हैं क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालय के दायरे से, जांच के दायरे से बाहर कर दिया। वो कहा गया कि जैसे कोई भी परियोजना यदि सरकार के द्वारा लाई जाती है और उसके लिए यदि कोई भी निजी संपत्ति को अधिग्रहित करती है सरकार, और उस निजी संपत्ति के बदले जो भी मुआवजा सरकार देती है, तो उस मुआवजे को आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोर्ट के अंदर आप क्या है जो वहाँ चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हमें ये पैसा कम मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर न्यायालय को इसकी जांच से बाहर कर दिया गया। राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दे दिया गया कि राज्य यदि कोई भी व्यापार है तो उसका अधिग्रहण कर सकती है, उसको सरकारी बना सकती है। 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून डाल दिए गए, किसमें? चौथे संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 31(1) कानूनों के संरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया गया। तो 7वें अनुसंधान संशोधन की बात करें 1956 की, तो कारण क्या था? यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। पहला संशोधन क्या किया गया? इसमें दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। क्या किया गया? इसमें दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्य की जो 4 श्रेणी थी, आपको ही पता होना चाहिए, 7वें संविधान संशोधन में ही जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी, भाग क, ख, ग और घ, और इनके स्थान पर के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहली जो श्रेणी थी इनको समाप्त किया गया और इनके स्थान पर क्या किया गया?
14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए 7वें संविधान संशोधन में। उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र को विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक भी किया गया। पहले क्या, जो हमारे संघ शासित प्रदेश थे इनके पास क्या हाई कोर्ट नहीं हुआ करते थे, फिर इनको ये तय किया गया कौन सा हाई कोर्ट के अंडर कौन सा संघ शासित प्रदेश आएगा। और ये बात की गई, पहले ये तय किया जाता था कि हर राज्य के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए। क्या, हर राज्य के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये तय किया गया एक हाई कोर्ट की क्या है, एक से अधिक या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन या उभय उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है। ये प्रावधान किससे किया गया, 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और जो कार्यकारी न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई। क्या, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई इसके अंदर। फिर बात करें नवीं संविधान संशोधन में क्या हुआ। नवीं संविधान संशोधन हमारे 1960 में हुआ था। कारण क्या था, भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच में जो समझौता हुआ था इसके अनुसार में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया था। और इस समझौते के बाद क्या, इस समझौते के बाद संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा था और न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की शक्ति की संसद की शक्ति भारतीय किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होगी। अर्थात ये कहा गया कि बिना संविधान संशोधन किए भारत अपने किसी भी हिस्से को किसी को भी नहीं दे सकता। कुल मिला के बात ये थी और नवीं संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया। अतः किसी भारतीय भूभाग को क्या, किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है और इसके अलावा नहीं। फिर इसमें संशोधन क्या किया गया, पश्चिम बंगाल में स्थित जो बेरूबारी राज्य है, क्या, पश्चिम बंगाल में जो हमारे बेरूबारी राज्य संघ क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पाकिस्तान वो भी कौन सा, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। लेकिन जब सौंपा गया था बांग्लादेश भी क्या था, पाकिस्तान ही था। तो बेरूबारी जो संघ एरिया था वो किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया संशोधन करके। फिर आता हमारा 10वां संविधान संशोधन। क्या, 10वां संविधान संशोधन 1961 में आया और इसमें क्या किया गया, हमारे दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ दिया गया। दादरा नगर हवेली थी, इसको क्या किया गया, भारतीय संघ में जोड़ दिया गया। फिर आता हमारा 11वां संविधान संशोधन। 11वें संविधान संशोधन में संशोधन क्या हुआ, हमारे उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है इसमें बदलाव किया गया उपराष्ट्रपति के लिए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था कि एक संयुक्त बैठक का प्रावधान था और सभी मिलकर क्या करते थे, उपराष्ट्रपति का चयन कर लेते थे, निर्वाचन करते थे। लेकिन अब क्या की गई, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त जो निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो हम इसको याद रखेंगे। ये हमारे संशोधन 11वें संविधान संशोधन 1961 में जोड़ा गया। 12वीं की बात करें, 12वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। बात करें गोवा, दमन, दीव, इनको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसको गोवा, दमन, दीव को हमारे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया 12वें संविधान संशोधन के तहत। फिर 13वां संविधान संशोधन आता है। क्या आता है, 13वां संविधान संशोधन आता है। तो इसमें क्या संशोधन किया गया, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष उपबंध किए गए। किसके लिए, नागालैंड के लिए। तो हम आगे देखिए अब 14वें संविधान संशोधन में क्या होता है। 14वें संविधान संशोधन 1962 में क्या होता है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और संघ शासित प्रदेश जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुदुचेरी के लिए विधानमंडल और विधान परिषद की व्यवस्था और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। जितने भी ये राज्य थे उनके लिए 14वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। फिर आता हमारा कौन सा, 17वां संविधान संशोधन। क्या, 17वां संविधान संशोधन की बात करें 1964 का, जिसमें क्या संशोधन किया गया, यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा नहीं दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कहा गया इसमें कि यदि सरकार किसी भी जो भूमि का बाजार मूल्य दिए बगैर क्या उसका अधिग्रहण कर लेती है तो ऐसा अधिग्रहण नहीं हो सकता, भूमि का बाजार मूल्य तो उसको देना ही पड़ेगा। 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों को बढ़ोतरी कर दी गई।
फिर 18वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, 1966 का है। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघशासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य संघशासित प्रदेश के साथ जोड़ के एक नया राज्य बना सकती है। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक नया ही राज्य बनेगा। तो इसमें 18वें संविधान संशोधन 1966 में ये कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, एक राज्य को तोड़ के उसका कुछ हिस्सा मिला करके दूसरे राज्य में जोड़ सकती है या दूसरे राज्य का हिस्सा लेकर भी एक नया राज्य बना सकती है। और इसी दौरान हमारे पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्य बनाए गए। फिर बात करें 21वें संविधान संशोधन की, ये हमारे कब हुआ था, 1967 में हमारा 21वां संविधान संशोधन। तो हमारे इसके अंदर क्या संशोधन हुआ था, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और भारत की 15वीं भाषा बना दी गई। किसको, सिंधी भाषा को। 24वें संविधान संशोधन की बात करें 1971 में, तो इसमें क्या संशोधन हुआ, संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके जो मौलिक अधिकार है सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी देने के लिए बाध्य रहेगी। क्या, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देना बाध्यकारी होगा, अर्थात वह अपनी स्वीकृति देगा ही देगा, ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ना ही अपनी कोई वीटो शक्ति इसमें काम ले सकता है। फिर बात करें हमारे 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में क्या हुआ। बात करें इसमें तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को चुनौती दी गई। इसमें क्या किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को चुनौती दी गई और यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में जो वर्णित नीति निर्देशक तत्व है, इनको प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो हमारे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के द्वारा जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन करते हैं। तो आप इसी आधार पर उनको चुनौती नहीं दे सकते कि यदि कोई कानून हमारे 39 ख और 39 ग को पाने के लिए बनाया गया हो तो। ये तो 25वां संविधान संशोधन 1971 में ये प्रावधान आया था। फिर 26वें संविधान संशोधन की बात करें जो 1971 में आया था, तो इसमें क्या संशोधन किया गया, इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेश जितने भी थे उनके विशेषाधिकार और उनके प्रीवर्ष की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। किसके तहत, 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत उनको जो तनख्वाहें मिलती थी, पेंशन मिलती थी, सब चीज बंद कर दी गई। फिर 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 की बात करें तो इसमें क्या हुआ, इसके क्या कारण थे वो देख लेते हैं। तो 1971 की जनगणना के तहत क्या, 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी सीटों को 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। फिर 33वां संविधान संशोधन 1974 आता है। इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन का प्रावधान किया गया। राज्य और विधानमंडलों के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष और सभापति केवल तभी स्वीकार करेगा जब वो आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र इच्छा से और वास्तविक है। तो ये हमारे इसके अंदर संशोधन किया गया और इसके अंदर क्या कहा गया हमारे कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है या फिर हमारे विधानसभा का सदस्य है और वो अपना त्यागपत्र दे देता है, तो त्यागपत्र को तभी स्वीकार किया जाएगा जब हमारे अध्यक्ष को या सभापति को ये फिक्स हो जाए कि अपने मन से दे रहा है, किसी के दबाव में आके नहीं दे रहा है। यदि उसे लगता है दबाव में दे रहा है तो वो त्यागपत्र लेने से मना भी कर सकता है। 33वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया। फिर आता हमारा 35वां संविधान संशोधन क्या था, 1975 का क्या संशोधन हुआ, सिक्किम को दिए गए जो संरक्षित राज्य है इसके दर्जे को समाप्त कर दिया गया। सिक्किम को दिए गए जो संरक्षित राज्य का दर्जा था उस दर्जे को समाप्त कर दिया गया और उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या, भारतीय संघ का एक सह राज्य का दर्जा उसे दे दिया गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम और शर्तें स्पष्ट की गई कि हमें क्या करना है, सिक्किम को भारत का राज्य बनाना है। फिर 36वें संविधान संशोधन में क्या होता है, किसमें, 36वें संविधान संशोधन में क्या होता है, 1975 में होता है जो कि सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया जाता है। कि सिक्किम को क्या किया, भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। कब, 1975 में 36वें संविधान संशोधन में। 38वें संविधान संशोधन की बात करें हम
1975 के। तो इसमें क्या संशोधन हुआ? राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद्य योग्य बना दिया। गैर वाद्य योग्य का मतलब कि उस पर केस नहीं किया जा सकता है, कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्र आपातकाल की घोषणा होती है उसको गैर वाद्य योग्य है, उस पर केस नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक है उनके द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद्य योग्य बना दिया, अर्थात इनको लेके भी आप सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति दे दी गई। ये बहुत सारे आधार है जिनके आधार पर क्या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसको दी गई? राष्ट्रपति को। तो ये हमारे 38वां संविधान संशोधन था 1975 का। फिर आता है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, छोटा संविधान किससे कहते हैं? हमारा 45वां संविधान संशोधन 1975 को। तो इसमें क्या क्या थे? इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में अधिनियमित किया गया था। जिसे जो राजा नारायण की याचिका थी, उस याचिका पर लोकसभा में इंदिरा गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थी उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया था। तो ये कहा गया कि जैसे 1971 का जो चुनाव हुआ था जिसमें हमारी इंदिरा गांधी जी जीत गई थी, तो उनके खिलाफ खड़े हुए थे कौन? राजनारायण जी। तो राजनारायण ने हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया, किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी जी के खिलाफ केस किया कि इंदिरा गांधी जी ने भ्रष्टाचार किया है चुनाव को जीतने के लिए, और जो सरकारी मशीनरी है इसका उपयोग किया था चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो इसका जवाब आता है केस राजनारायण जीत जाता है और इंदिरा गांधी जी केस हार जाती है। अब इसके जवाब में 1-2 दिन का समय मिलता है इंदिरा गांधी जी को, और उन्होंने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित कर दिया, जो हमारा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। अब बात करें इसमें संशोधन क्या हुआ। पहला संशोधन आता है हमारे क्या कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, स्पीकर से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो आप उसको लेके न्यायपालिका में नहीं जा सकते। उसका निर्णय ऐसे प्राधिकारी के द्वारा किया जाना है जो संसद निर्धारित करे। कुछ केंद्रीय अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। फिर आता हमारा कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। उसकी बात करें तो संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भाग 4 क में। भाग 4 क में क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। शुरुआत में आपको पता हो तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था, और स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, उनमें से 8 लिए थे, और टोटल कितने जोड़े गए? 10 जोड़े थे, और कुछ जो मौलिक कर्तव्य थे उनको माना कर दिया था स्वर्ण सिंह समिति के। लास्ट में फिर एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल 11 हो गए थे। राष्ट्रपति की जो कैबिनेट है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य बनाया गया। इसके तहत क्या किया गया? राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। अन्य मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और न्यायाधिकरणों का प्रावधान भाग 14A में जोड़ा गया। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें फ्रीज कर दी गई, और क्या किए गए? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए गए। ठीक है। फिर आगे आता है हमारा कौन सा? संविधान संशोधनों को न्यायिक जांच से परे कर दिया गया। कोई भी संविधान संशोधन होगा तो उस पर न्यायिक जांच नहीं बैठ सकती। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो न्यायिक समीक्षा है और रेट क्षेत्र अधिकार, उनकी शक्ति को कम कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया। पहले लोकसभा, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता था? 5 साल, लेकिन अब कार्यकाल कितना कर दिया इसके अंतर्गत? 6 साल का कर दिया। और क्या क्या प्रावधान थे इसके? बशर्ते कि नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघनों का आधार पर न्यायालय अदालतों द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हम नीति निर्देशक तत्वों को यदि लागू करने की कोशिश करते हैं और इसी आधार पर यदि हमारा कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, तो उस नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन को लागू करने के लिए जो हमने कानून बनाया वह निरस्त नहीं होगा। राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं उनसे निपटने के लिए कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया गया, और ऐसे कानूनों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, जैसे हमारे समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता 39A में, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43B में, और पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा 48 के अंदर जोड़े गए। फिर बात करें हमारे भारत के क्षेत्र के एक हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की सुविधा प्रदान की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एकमुश्त अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी, कि भारत के किसी एक हिस्से में यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो वह लगभग कितना 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक लागू हो सकता है। कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को किसी भी राज्य में अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। बात करें आगे, तो आगे क्या था, 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए, और वो कौन कौन से थे? शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की सुरक्षा, वजन, माप और न्याय की प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अदालतों का संविधान और गठन। इन सब चीज़ों को क्या किया गया? राज्य सूची से हटा के क्या किया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। संसद को समय समय पर अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेष अधिकारों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण का प्रावधान किया गया, और जांच के बाद दूसरे चरण में अर्थात प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सिविल सेवक के अधिकार को छीनकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। तो इस तरह हमने ये पार्ट 2 देखा। इसके आगे के संविधान संशोधन हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।